नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 6th शेड्यूल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को या तो 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए या फिर जैसे नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया है संविधान के आर्टिकल 371 सेक्शन ए के तहत, अरुणाचल प्रदेश को भी वैसा ही स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। हम बात करेंगे इस आर्टिकल में 6th शेड्यूल की। देखो, संविधान के आर्टिकल 244 के तहत 6th शेड्यूल में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस हैं। इसको पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1949 में। देखो, ये जो 6th शेड्यूल है इसके अंदर प्रोविजन ये है, इन 4 राज्यों के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। अभी तक देखो, इन 4 राज्यों में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। आप यहां पर देखिए, 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 सेक्शन 2, आर्टिकल 275 सेक्शन 1, इनके अकॉर्डिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और जहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, अभी तक 10 किए गए हैं, वहां पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी इस्टेब्लिश की जाएगी। इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कौन कौन होगा? टोटल देखो 30 मेंबर्स होंगे। 4 तो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बाकी 26 चुने जाते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। एक बार आप देख भी सकते हो कहाँ कहाँ पे ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेघालय में 3 हैं, मिजोरम में भी 3 हैं, त्रिपुरा में 1 है, असम में 3 हैं। तो मांग ये चल रही है वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा कि अरुणाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को डाल दिया जाए इस 6th शेड्यूल के अंतर्गत, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का दर्जा दे दिया जाए और हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश होती है, जैसा आपको पता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जिनकी संख्या होती है 26, इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। जबकि जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये तो ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नर की प्लेजर है, गवर्नर चाहे तो उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। इसके बाद हर एक ऑटोनोमस रीजन की अलग से एक रीजनल काउंसिल भी होगी। और पावर्स की बात करें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर क्या क्या होगी? विलेज कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा अपनी ज्यूरिडिक्शन में, ताकि ट्राइब से जुड़े जो केसेस हैं उनकी सुनवाई हो सके। नेक्स्ट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं किन सब्जेक्ट्स पर? लैंड, फॉरेस्ट, फिशरीज, सोशल सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ, इन सब इश्यूज़ पर, लेकिन गवर्नर की अप्रूवल लेने के बाद। लास्ट में देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो तभी लागू होंगे इन ऑटोनोमस रीजन्स में जब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपनी अप्रूवल देते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया 6th शेड्यूल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फिशिंग कैट्स की कोल्ड ड्रिंक के बारे में है। मेनली फिशिंग कैट्स के बारे में ये आर्टिकल है। क्या कंटेस्ट है? देश में देखो पहली बार प्रयास किए जा रहे हैं जो फिशिंग कैट्स हैं उनकी कोल्ड ड्रिंक की जाए। कोल्ड ड्रिंक मतलब गले में एक रेडियो कॉलर लगाया जाता है जिसकी सहायता से फिशिंग कैट की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। मतलब जिस भी एनिमल के गले में, गर्दन में ये जो रेडियो कॉलर लगाया जाता है, फिर उसकी सहायता से वो एनिमल जहाँ पर भी जाता है उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। तो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ को फ़ायदा ये होता है, उस एनिमल के हैबिटेट के बारे में जानकारी मिल जाती है, ज़्यादा अच्छे से वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ उस एनिमल को कंजर्व कर पाती हैं। तो इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। पहली बार आंध्र प्रदेश में कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में,
वहाँ पर 10 फिशिंग कैट्स को रेडियो कॉलर लगाया जाए। बात करें फिशिंग कैट की, इनका साइज़ देखो घर वाली बिल्ली से 2 गुना होता है। ये रात को एक्टिव होती हैं। क्या खाती हैं? मेंढक, केकड़े, सांप, बर्ड्स या फिर उन स्क्वेंजर्स को जो बड़े एनिमल्स की लाश से मीट को कलेक्ट करते हैं। हैबिटेट की बात करें, इंडिया में देखो फिशिंग कैट्स को देखा जा सकता है सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट में, हिमालयाज़ की तलहटी में यानी फुट हिल्स में, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज में, और इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट्स में। आयुष्मान रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं फिशिंग कैट्स। साइट्स जो कन्वेंशन है इसकी अपेंडिक्स 2 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। थ्रेट्स क्या हैं? आजकल देखो फिशिंग कैट का जो मैंग्रोव वाला हैबिटेट है वहाँ पर श्रिम्प फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से फिशिंग कैट्स का जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। ये थ्रेट है। लास्ट में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश में है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंग्रोव और ड्राई डेसिडस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। इवन देखो हमारे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये 2nd लार्जेस्ट स्ट्रेच है। फोना की बात करें, यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट बैक वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी गिद्ध मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन जैकल, सी टर्टल, फिशिंग कैट, एस्चुरिन क्रोकोडाइल, स्मॉल ब्लू किंगफिशर, कैटल ईग्रेट, ये सब मिलते हैं। इसके अलावा देखो होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड, ये भी इस मैंग्रोव रीजन में लोकेटेड 2 इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स हैं। किनकी? इंडेंजर्ड ओलिव रिडले टर्टल्स की। फिर से बोलता हूँ, इस मैंग्रोव रीजन में जो ये 2 आइलैंड्स हैं, होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइलैंड, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स हैं ओलिव रिडले टर्टल्स की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में है। यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने इस स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है। ये देखो अपनी तरह का पहला कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल है जिसका मकसद ये है हमारे देश में ट्राइबल पॉपुलेशन को हेल्थ और न्यूट्रिशन संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। काफ़ी बार जो रिपोर्ट सामने आती हैं, स्टडीज सामने आती हैं, उनके अनुसार एक बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है जो मालन्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये पोर्टल ट्राइबल लोगों को हेल्थ और न्यूट्रिशन संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस पोर्टल को मैनेज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के द्वारा। इसके बाद देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का एक और इनिशिएटिव एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी एक पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है। इस पोर्टल पर देखो इस प्रकार का डैशबोर्ड बना हुआ है। डैशबोर्ड पर कौन सी जानकारी है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो 11 स्कीम्स चलाई जा रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, उन 11 स्कीम्स की जानकारी है और परफॉर्मेंस कैसी है इन 11 स्कीम्स की, वो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है इस पोर्टल पर जाके। इसको डेवलप किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स के द्वारा, यानी CEDA के द्वारा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंतर्गत, यानी NIC के अंतर्गत। मेनली देखो स्कीम्स की बात करें, एक तो सबसे पहले 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जिनका फ़ायदा हर साल 30 लाख अंडर प्रिविलेज्ड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिलता है और इस पर 2500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी है, परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी है। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्कीम के तहत जो फंक्शनल स्कूल्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज NGO की डिटेल्स हैं जिनको फंड्स दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ताकि ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। और इन NGOs के द्वारा जो काम किया जाता है उनके बेनिफिशरीज की भी डिटेल्स हैं। वैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हाल ही में 66th स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था ट्राइबल्स को एम्पावर करने के लिए IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स की सहायता से। ये जो स्कीम चलाई जाती हैं इसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा बेनिफिशरीज को।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इजराइल और यूएई डील के बारे में है। देखो आपको इतना तो पता है, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को पसंद करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल पे आरोप ये है कि इन्होंने पैलेस्टीन जो कि एक मुस्लिम कंट्री है इनका लैंड हड़प लिया। तो काफ़ी बार अरब कंट्रीज़ के द्वारा ये प्रयास भी हो चुका है इजराइल को हराने का युद्ध में, बट ऐसा संभव नहीं हो उसका। अभी तक देखो सिर्फ 2 अरब कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है। एक इजिप्ट जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था 1979 में, और जॉर्डन जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था 1994 में। इन दोनों के अलावा बाकी अरब कंट्रीज़ ने कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया ही नहीं। मतलब ये अरब कंट्रीज़ इजराइल को एक देश मानते ही नहीं। लेकिन अब न्यूज़ ये है यूएई तीसरा ऐसा अरब कंट्री बना है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करेगा इजराइल के साथ। बदले में इजराइल ने यह कमिट किया है, जो इजराइल का प्लान था वेस्ट बैंक को हड़पने का, वो प्लान इजराइल गिव अप कर देगा। ये वेस्ट बैंक है। इजराइल ने कुछ ही दिनों पहले एक प्लान अनाउंस किया था। उस प्लान की सहायता से इजराइल वेस्ट बैंक की टेरिटरी को हड़पना चाहता था, बट अब इजराइल ने कहा है कि हम उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वादा लिया गया है यूएई के द्वारा इजराइल से, बदले में यूएई इजराइल को अब रिकॉग्नाइज करेगा। देखो वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में ये जो डील है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ईरान समेत दूसरे ऐसे देश जो यूएई को ज़्यादा पसंद नहीं करते, अब वो पूरी तरह से यूएई के खिलाफ आ गए हैं इस डील के खिलाफ। जैसे टर्की ने ये धमकी दी है, इस डील के बाद हम यूएई के साथ रिलेशंस ख़त्म कर लेंगे। ईरान ने भी कहा है कि यूएई के द्वारा इजराइल के साथ डील का साइन करना एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो ये हमने बात की इजराइल यूएई डील के बारे में। वेस्ट बैंक, ये देखो यहाँ पर एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी है, वेस्ट एशिया की मेडिटेरेनियन कोस्ट से थोड़ा सा दूर है। वेस्ट बैंक नहीं टच होता मेडिटेरेनियन सी से, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है। हाँ देखो इतना ज़रूर है, वेस्ट बैंक में नीचे देखो डेड सी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है। ये नीचे देखो, ये नीचे यहाँ पे डेड सी है, इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जरूर आता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सृजन पोर्टल के बारे में है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पे देखो वो उन सभी डिफेंस आइटम्स की जानकारी होगी जो इंडिया इंपोर्ट करता है। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा देखो ये होगा, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको पता लग जाएगा कि सरकार क्या क्या कौन कौन से डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करती हैं। तो फिर डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा कोशिश की जाएगी उन डिफेंस आइटम्स को हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि सरकार को आवश्यकता ही ना पड़े उन आइटम्स को बाहर से इंपोर्ट करने की, वो हमसे ही ये आइटम्स परचेज कर लें। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो डिफेंस आइटम्स की इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, सृजन पोर्टल। लास्ट आर्टिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के बारे में है, यानी PMRU। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटका में एक PMRU इस्टेब्लिश की गई है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की गाइडेंस में। ये अथॉरिटी आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। है क्या PMRU यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट? ये देखो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है जो कि काम करती है स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में। ये हेल्प करती हैं किसकी? NPPA की, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, ड्रग्स के प्राइसेस को मॉनिटर करने में, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने में और कंज्यूमर्स को अवेयर करने में। इसके अलावा देखो ग्रास रूट लेवल पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तो भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के द्वारा मदद की जाती है NPPA की। इसके अलावा देखो रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर यूटीज के जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं या फिर NPPA को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के द्वारा। कंपोजिशन की बात करें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसके अलावा दूसरे स्टेक होल्डर भी होते हैं। जो देखो
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है, इन्होंने अपनी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग, इस स्कीम के अंतर्गत प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इस्टेब्लिश की है 12 स्टेट्स और यूटीज में, और इन यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने का जो खर्चा है वो बियर किया जाता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी के द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत। लास्ट में देखो NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था 1997 में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ये बॉडी आती है। काम क्या है? काम ये है बल्क ड्रग्स के प्राइसेस को फिक्स करना, रिवाइज करना। इसके अलावा ड्रग ऑर्डर 2013 के अंतर्गत मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस को इन्फोर्स करना, ये काम है। अब लास्ट में देखो हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सीजन पोर्टल के बारे में स्टेटमेंट है, बताइए सही है या गलत है? सही है। डिफेंस आइटम्स की प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, इसे प्रमोट करने के लिए पोर्टल इस्टेब्लिश हुआ है। 6th शेड्यूल के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। सही या गलत? गलत। नागालैंड नहीं है, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिशिंग कैट्स क्या सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है? गलत स्टेटमेंट। हिमालयस की तलहटी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वैली सिस्टम, मैंग्रोव रीजन में काफ़ी जगह पर मिलती है फिशिंग कैट्स। वेस्ट बैंक के बारे में स्टेटमेंट है, बताइए सही है गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। यूएई तो देखो बहुत दूर है, यूएई के साथ बॉर्डर नहीं टच होता वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक के ईस्ट में जॉर्डन है, ना कि यूएई। एक बार आप मैप भी देख लीजिए, ये मैप देखिए आप, ये है वेस्ट बैंक और यहां पे जॉर्डन है। यूएई तो बहुत दूर है, तो स्टेटमेंट गलत है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।